आज हम सेकंड चैप्टर की ओर चल रहे हैं, प्रोज सेक्शन का लॉस्ट स्प्रिंग। ये लेसन भारतीय लेखिका अनीस जंग द्वारा लिखा गया। अनीस जंग was born in 1964 in राउरकेला। राउरकेला में इनका जन्म हुआ था, बट इन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में बिताया। एंड शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर अमेरिका गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। लेखक के रूप में इन्होंने अपना कैरियर आरंभ किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। एक कॉलम संपादक के रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और देश में ही नहीं विदेशों के भी अखबारों में लिखती थी। इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी और इस लेसन में देखें द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। ये उन बच्चों की दयनीय दशा को व्यक्त करती है जो बाध्य होते हैं अपने बचपन को बिताने के लिए ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रिवेल्स इन द मैन मेड वर्ल्ड। ये जो सामाजिक आर्थिक दशा है हमारे देश में, इसके असंतुलन के कारण ये बच्चे अपना जीवन दयनीय दशा में व्यतीत करने के लिए विवश होते हैं। These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. ये बच्चे स्कूल जाने के अवसर से वंचित हो जाते हैं और अपने आरंभिक जीवन में लेबर का काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर, देखते हैं। Why do you do this? ये लेखिका संवाद कर रही है उन लड़कों से जो रोज कूड़ा बीनने के लिए आते हैं। इसका चैप्टर का हेडिंग रखा गया समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पाता हूं। देखे टेक्स्ट देखे। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning surrounding for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? I ask साहेब। मैंने साहेब से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. जो प्रतिदिन मुझे मिलता था मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में पैसों की तलाश करते हुए। साहेब एक छोटे से बच्चे का नाम है, साहेब ए आलम, और उसी बच्चे का नाम लिखा गया है इसमें। जो बच्चा प्रतिदिन लेखक से मिलता था पड़ोस में लगे हुए कूड़े के ढेर में धन को तलाशता रहता है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे मैदानों में था, खेतों में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर तो आज उसकी स्मृतियों में कहीं दूर दूर तक नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ बताती है कि उसके खेतों में घरों में बहुत से तूफान आते थे, सब कुछ उड़ा ले जाते थे। That is why they left. इसलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया। ढाका बांग्लादेश में है आजकल। Looking for gold in the big city where he now lives. और बड़े बड़े शहरों में
धन की तलाश करता है जहां अब वो रहते हैं। और धन कहाँ? कूड़े के ढेरों में। आई हैव नथिंग इल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। देखते हुए उसने कहा, मेरी ओर देखते हुए उसने कहा, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल आई से जिबली। मैंने पूछा, उससे कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन उसी समय मैंने रियलाइज किया, एहसास किया कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली है उस बच्चे के लिए। और अब दूसरे पैसेज पर चलते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। बच्चे ने कहा, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वे बना देंगे मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैं थोड़ा मजाक करने के अंदाज में पूछा, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल वहां शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अच्छी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उसने कहा, हाँ मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी? और उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई सेड, embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer to build a school. और एक स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है, मैंने कहा घबराते हुए। at having made a promise that was not meant, मैंने उससे एक ऐसा वादा कर लिया था जिसको मैं करना नहीं चाहता था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन ये जो मेरे जैसे प्रोमिसेस हैं, मेरे जैसे वादे हैं या बातें की जाती हैं, ये ग्लानि से भरी हुई हैं। ऐसे वादे बच्चों के लिए ग्लानि से भरी हुई हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इस नाम का क्या अर्थ होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसके अर्थ को जान जाए, अपने नाम के अर्थ को जान जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद इस पर विश्वास करना उसके लिए कठिन हो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या अर्थ होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में घूमता रहता है अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट नंगे पैरों वाले लड़कों की एक फौज है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के चिड़ियों के समान प्रकट होती है, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों से ऐसा होता है। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मेरी पहचान उनमें से प्रत्येक से हो गई थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, उसने साधारण ढंग से उत्तर दिया, मेरी माँ ने
मेरे चप्पलों को शेल्फ से, अलमारी से, ताख से नीचे नहीं उतारा, इसलिए नहीं पहना। Even if she did, he will throw them off, adds another boy who is wearing shoes that do not match. दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया, जो जूते पहने था लेकिन बेमेल थे, that do not match, मैच नहीं करते थे, बेमेल जूते पहने थे, एक ही पेयर के नहीं थे। उसने उत्तर दिया, even if she did, he will throw them off. अगर उसकी माँ उतार भी दे तो वो उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उस पर टिप्पणी की तो उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपने पैरों को इधर उधर घसीटा। I want shoes, says a third boy, who has never owned a pair of all his life. तीसरे बच्चे ने कहा, आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूं। और ये तीसरा बच्चा ऐसा था, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अब तक के अपने पूरे जीवन में उसने कभी जूते नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन, देश में विचरण करते हुए, यात्रा करते हुए मैंने देखा है, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गाँव में भी, गाँव की सड़कों पर भी बच्चे नंगे पैर घूमा करते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा धन के अभाव के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक परंपरा है नंगे पैर रहने की, बिना शूज और स्लीपर्स के रहने की। इज ए वन एक्सप्लेनेशन, हो सकता है ये एक व्याख्या हो इसकी। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, if this only an excuse to explain away perpetual state of poverty, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद ये perpetual state of poverty, जो सतत दशा है गरीबी की, उसको वर्णित करने का, उसकी व्याख्या करने का एक बहाना हो सकता है। और अब चलते हैं चौथे पैसेज की ओर। I remember a story a man from Udupi once told me. I remember a story. मुझे एक कहानी याद आती है। A man from Udupi once told me. उडुपी के एक रहने वाले व्यक्ति ने मुझे एक बार बताया, as a young boy he would go to school past an old temple. जब वो लड़का था, एज ए यंग बॉय, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो जब वो स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर के पास से होकर के जाया करता था। वेयर इज अ फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे, उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे, पूजा का पाठ का काम करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वो कुछ समय के लिए वहाँ खड़ा हो जाया करता था मंदिर के सामने और प्रार्थना करता था कि उसको एक जोड़ी जूते प्राप्त हो जाएं। 30 years later I visited his town at the temple. 30 वर्षों के बाद मैंने उसके नगर को और उस टेम्पल को देखा। Which was now drowned in an air of desolation, जो वीरानता में, डिसोलेशन में, वीरानता के प्रभाव में लगभग बहुत ही खराब हो गया था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, मंदिर के पीछे की ओर जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, मोजे भी पहने था, जूते भी पहने था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, हाँफते हुए आया और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पर रखा। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस बच्चे को देख करके मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई। When he had finally got a pair of shoes, जब अंत में उसे
और सूज का पेयर मिला, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो उसने प्रार्थना की देवी से कि वो ये जोड़ी जूता मेरा कभी खोए नहीं, और देवी ने उसकी प्रार्थना को ग्रांट किया, स्वीकार किया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज। अब छोटे बच्चे जैसे पुजारियों के हैं वो जूते पहनते हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स। लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे जैसे रैग पिकर्स हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले, रैग पिकर्स कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो आज भी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी पहचान विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, इन नंगे पैरों वाले भिखारियों के बच्चों से या कूड़ा बीनने वाले बच्चों से मेरी पहचान लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाती। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान सीमापुरी जो दिल्ली की सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से मीलों दूर है, लेकिन दिल्ली की सीमा पर है, बॉर्डर पर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स, जो यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, गैर कानूनी बासिंदे हैं, अवैध कॉलोनी बनाकर अवैध लोग रहते हैं, गैर कानूनी स्क्वैटर्स। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वास देन अ वाइल्डरनेस, उस समय तो सीमापुरी वीरान था। इट स्टिल इज, ये अब भी वीरान है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं रह गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तिरपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ मिट्टी की बनी हुई दीवारें जिन पर टीन की या तिरपालों की छत हैं, न सीवेज की व्यवस्था है, न नाली है, न पानी उन्हें मिलता है। लिव 1000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, बिना किसी पहचान के लगभग 30 वर्षों से वो यहाँ रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन उनका राशन कार्ड बना है, इसलिए वोटर्स लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। एंड इनेबल्स देम टू बाई ग्रेन, और इसलिए वो अपना राशन खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से अधिक महत्वपूर्ण भोजन होता है जीवित रहने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द हुए बिस्तर पर जा सकते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम अपेक्षा करते यहीं रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, अपेक्षा करते उन खेतों के जो हमें कोई अनाज नहीं देते। अर्थात ये बांग्लादेश से आए थे, अपने हरे भरे मैदानों में रहते थे, लेकिन इन्हें कोई अनाज नहीं प्राप्त होता था। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन इन टाटर्ड साड़ीज, महिलाओं का एक समूह जो फटी साड़ियों में रहता है, मुझसे कहती है, When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers,
जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने अपने सुंदर खेतों को, बागों को, बगीचों को, नदियों को क्यों त्याग दिया? Whenever they find food, they pitch their tents. Wherever they find food. महिलाओं का वह समूह बताती है कि जहाँ कहीं हम भोजन पाते हैं, they pitch their tent and becomes transit home. हम वहीं अपने टेंट लगा देते हैं और अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें पलते हैं। बिकमिंग पेरेंटर्स, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और हमारे जीविका के पार्टनर भी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस, वर्षों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये एक सुंदर फाइन आर्ट का नमूना बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर एक छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, हो सकता है कि ये छत लीक करती हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी कहीं ज्यादा है। चलते हैं पैसेज नंबर 6 की ओर। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहेब सेज, साहब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का पा जाएं तो you do not stop scrounging, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। For there is hope of finding more, क्योंकि वहाँ पर आशा होती है और अधिक पाने की, और अधिक पाने की। It seems that for children, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए यही है। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए शायद इस कूड़े का अर्थ अलग होता है जो उनके माता पिता के लिए है। फॉर ए चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है। कूड़ा आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई चीज है, गोल्ड है, सिल्वर है। और फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स सर्वाइवल, और बड़े बूढ़ों के लिए तो ये जिंदा रहने का माध्यम है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई ए फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक जाड़े की सुबह मैंने देखा साहब एक फेंस्ड गेट के पास खड़ा था जो पड़ोस में क्लब था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 बच्चों को देख रहा, युवकों को देख रहा था जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे खड़ा होकर देख करके ही वो संतुष्ट होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब चारों ओर कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला भी झूलने देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो उसकी बदरंग शर्ट पर विचित्र दिखाई पड़ते हैं। एंड शॉर्ट्स, और नेकर पर।
Someone gave them to me. किसी ने मुझे दिया. He says in the manner of an explanation. उसने सफाई देने के, स्पष्टीकरण देने के ढंग से मुझे बताया. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them. संभवतः किसी धनी बच्चे के जूते थे जिसने त्याग दिया था, पहनने से इनकार कर दिया था. बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उस पैर के शूज में से एक में होल हो गया था, छेद हो गया था. डज नॉट बॉदर हिम, उसे परेशान नहीं करता. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू. अरे वो जो बिना जूतों के हमेशा घूमता रहा हो, उसमें एक छेद वाला जूता भी अगर उसको मिल जाता है तो उसके सपनों के सच होने के समान ही प्रतीत होता है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो बड़े ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. आज सुबह हमको साहब दूध की दुकान पर जाते हुए मिला. इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर है. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. संकेत हाथ से करते हुए उसने बताया, मैं इस सड़क पर आगे, वो उधर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूं. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है. डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा. हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे की ओर देखा. हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके चेहरे से जो बेफिक्री थी वो गायब हो गई थी. केयर फ्री लुक जो थी उसकी समाप्त हो गई थी. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. वो स्टील का कैनिस्टर आज उसे भारी लगता था जो प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पर लेकर के गलियों में घूमता था. वो बहुत ही अच्छा लगता था. लेकिन ये कैनिस्टर उसको आज भारी लगने लगा था. द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो बैग प्लास्टिक का लेकर के थैला घूमता था अपने कंधे पर डाल करके, वो उसका अपना था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और ये कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो इस चाय की दुकान का मालिक है. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब स्वयं का मालिक नहीं रह गया है. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मैं कार चलाना चाहता हूं. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जोर डालता है अपना ही मालिक बने रहने पर. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस, घोषणा करता है वो. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. मैंने पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. मैं कार चलाना सीख लूंगा. ही आंसर्स, उत्तर देता है. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए माइरेज amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. उसका जो होम टाउन है फिरोजाबाद. फिरोजाबाद, अरे भाई रहता था तो सीमापुरी पर रहता था, दिल्ली के बॉर्डर पर. और इस बार फिरोजाबाद के गांव का रहने वाला, उसको गलियों की धूल की याद आती है जो उसे माइरेज के समान, मृग तृष्णा के समान प्रतीत होता है. मृग तृष्णा, मृग मरीचिका जानते, सोने का हिरन जानते ना, कहानी में सुना. क्या हिरन सोने का होगा तो भागेगा? नहीं, संभव नहीं है.
लेकिन ऐसा लगता कि मृगमरीचिका है। तो ये मृगमरीचिका सा प्रतीत होता था उसका वो गांव जो फिरोजाबाद का था। वहाँ की गलियों में गाड़ी चलाना, ड्राइवर बनना उसके लिए मृगमरीचिका सा प्रतीत होता था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, सबको पता है फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता है, जुड़ा रहता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का कांच की आकृति देने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवारों ने पीढ़ियां समाप्त कर दी। वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, अरे ग्लास को तोड़ते हुए, जोड़ते हुए भट्टी के चारों ओर पीढ़ियां दर पीढ़ियां व्यतीत कर दी। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ये चूड़ियाँ देश की सभी औरतों के लिए यही बनाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हिस्सा मैं अगले वीडियो में रिलीज करूँगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पर जा करके हमें बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।